हाँ पता है, मुझे पता है मार्च का महीना अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मैंने सोचा इस बार ये वीडियो पहले बना लेता हूं, क्योंकि असल में तो आपको टैक्स प्लानिंग पहले से करनी चाहिए, एटलीस्ट 3-4 महीने पहले से, हमेशा मार्च में नहीं। और फिर मैंने सोचा कभी भी बनाऊं, देखोगे तो आप मार्च में ही, हो सकता है अभी भी आप इस वीडियो को मार्च में देख रहे हो, है ना? कॉमेंट करके बताओ कौन से महीने में देख रहे हो। खैर, आज ना हम टैक्स प्लानिंग को इन डेप्थ जानेंगे कि कैसे हर कोई खुद इसको कर सकता है, और 12 लाख तक भी अगर आपकी साल की इनकम है ना, तो भी वर्चुअली आपको ऑलमोस्ट 0 टैक्स पे करना है 12 लाख तक की इनकम में भी। इसको भी हम सीखेंगे कैसे। लेकिन एक और चीज सीखेंगे, टैक्स सेविंग के चक्कर में ना हम ऐसा नहीं करेंगे कि बस टैक्स बचाते रहे और रिटर्न अच्छे ना आए। टैक्स बचाने के साथ साथ हम अच्छे रिटर्न्स भी कमाएंगे, तभी तो वो अच्छी प्लानिंग है ना। क्योंकि अल्टीमेटली हमको ये चाहिए कि हमारे हाथ में पैसा ज्यादा बचे, चाहे वो टैक्स देने के बाद अच्छे रिटर्न्स के कारण बचे या टैक्स ना देने के कारण बचे, दोनों के सही बैलेंस होना जरूरी है दोनों के बीच। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। आज हम जानते हैं कैसे 12 लाख तक की इनकम पे आपको 0 टैक्स देना है इस वीडियो में। अब सबसे पहला स्टेप जो आपको आपके अगले साल के लिए आज ही डिसाइड करना है, और ये ना 2 साल पहले एक नई कॉम्प्लिकेशन आ गई, इसमें फायदा भी है, तो उसका फायदा कैसे उठाना है ये जानते हैं। अब ना 2 टैक्स रिजीम है, ओल्ड और न्यू। दोनों में किस इनकम पे कितना टैक्स लगता है ये अब आपके स्क्रीन पर है। वीडियो को पॉज करिए, आराम से देखिए आप कौन से इनकम ब्रैकेट पे हैं और कौन सी रिजीम में आपके लिए आपकी इनकम के हिसाब से कम टैक्स लगता है। अब मुझे पता है सबका आंसर ये होने वाला है कि न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स कम है, लेकिन इसको देख के खुश नहीं होना, ये इतना सिंपल नहीं है। वरना हर किसी को हम ब्लाइंडली बोल देते न्यू टैक्स रिजीम लो और भूल जाओ। इतना आसान नहीं है, क्योंकि ना इसमें न्यू टैक्स रिजीम में बहुत सारे डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस अवेलेबल नहीं है जो पुरानी रिजीम में अवेलेबल हैं। तो आप किस इनकम ब्रैकेट में हो और आप किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सी टैक्स रिजीम आपके लिए बेटर है। इसको अपन एग्जाम्पल से समझेंगे अलग अलग लोगों के लिए कि कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सी टैक्स रिजीम बेटर है। अभी के लिए अगर हम इतना बस अज्यूम करें कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं, तो 12 लाख की अगर किसी की इनकम है तो उसका दिख रहा है 30% और कुछ एजुकेशन और हेल्थ सेस है, तो उसको अगर 30% से भी मानूं तो 12 लाख पे लगभग 3.5 लाख के आसपास का टैक्स देना है। लेकिन थैंकफुली ये ऐसे वर्क नहीं करता है, स्लैब्स हमेशा मेंटेन्ड होते हैं। यानी आप 12 लाख भी कमाते हो ना, तो देखो क्योंकि 0 to 2.5 लाख पे जो उतना कमाता है उसको 0 टैक्स है, तो आपको भी 0 to 2.5 लाख तक का जो आपका कंपोनेंट है 12 लाख पे, उस पे आपको 0 टैक्स देना है। उसके बाद आप देखो 2.5 से 5 पे 5% का टैक्स है, तो आप 12 लाख कमाते हो तो भी आपको आपकी वो वाली इनकम पे 5% ही देना है। उसके बाद 5 से 10 लाख में 20% है, तो आपको उस पर 20% ही देना है। सिर्फ जो आपका 11 और 12 लाख, ये जो 2 लाख 10 लाख के ऊपर का अमाउंट है, आपको 30% टैक्स ना उसी पे देना है। तो अगर इस तरीके से देखें तो हम जब एक झलक पे देखते हैं तो 12 लाख पे 30% लगता है, 3.5 लाख का टैक्स। लेकिन क्योंकि स्लैब्स में ये डिवाइडेड है, तो एक्चुअल टैक्स था आपका 1,75,000 1,80,000 के आसपास ही आएगा। जितना हम सोचते हैं उससे आधा आएगा। और अब अगर आप ऐसे देखो कि आपने 12 लाख कमाया और आपका टैक्स स्लैब 30% भी है, तो भी आपको टैक्स 1.5 1.7 के आसपास देना पड़ रहा है। यानी आप एक तरीके से 30% नहीं 15% टैक्स ही दे रहे हो, क्योंकि आपकी इनकम स्लैब्स में डिवाइडेड है। तो वो दिखती 30% है लेकिन है 15%। तो चलो गवर्नमेंट को जल्दी से थैंक यू बोल दो। हाँ, मैं बिल्कुल भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि जितना बुरा लगता है उतना है नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्सेस और कम नहीं होने चाहिए, हम सबको चाहिए कि टैक्सेस और कम हो, और होपफुली अगला बजट थोड़ा चुनाव वाला बजट है, तो हो सकता है थोड़े टैक्स रेट कम हो भी जाए। तो अभी तक हमने देखा, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो, हम मान लेते हैं कि अभी कोई डिडक्शंस एग्जेम्पशंस अवेलेबल नहीं है, तो 12 लाख पे किसी को 1,70,000 के आसपास का टैक्स देना है। न्यू टैक्स रिजीम से, उसमें भी वही स्लैब्स वाला सिस्टम है, स्लैब ज्यादा भी हैं, तो अगर आप 12 लाख कमाते हो तो अब आपकी स्क्रीन में कैलकुलेशन है, आपको 1,20,000 के आसपास का ही टैक्स भरना है। यानी एक झलक में तो 12 लाख की इनकम पे सीधा सीधा
आपकी जेब में 50,000 रुपए एक्स्ट्रा बचेगा, आपको टैक्स 50,000 रुपए कम देना है। तो न्यू टैक्स रिजीम अच्छी लगती है, लेकिन अब हम डिटेल्स में जाते हैं। देखो, इनकम टैक्स ना आपको पे करना होता है आपकी टैक्सेबल इनकम पे। अब टैक्सेबल इनकम ना आपकी इनकम से अलग है। आपकी इनकम आई, मान लेते हैं सैलरी, उस सैलरी पे आपको कई सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस मिलते हैं जो माइनस होते हैं और फिर आपकी टैक्सेबल इनकम आती है। तो एक झलक पे ऐसा लगता है कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में कम टैक्स देना है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस कम है, यानी न्यू टैक्स रिजीम में आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ जाती है। टैक्स 5% कई ब्रैकेट्स में कम लगता है, लेकिन टैक्सेबल इनकम बढ़ जाती है क्योंकि सैलरी में से कम चीजें माइनस होती हैं टैक्सेबल इनकम पे पहुंचने के लिए। और हमने आज क्या सीखा? इनकम टैक्स हमेशा टैक्सेबल इनकम पे लगता है, आपकी इनकम या सैलरी पे नहीं। तो अब हम जानते हैं ओल्ड रिजीम में ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जिसको आप अपनी इनकम से माइनस करके अपनी टैक्सेबल इनकम को ही कम कर सकते हो। आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो गई तो आपको कम अमाउंट पे टैक्स भरना है, टैक्स आपका कम हो जाएगा। चलिए जानते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कि 12 लाख की आपकी सैलरी, इसको लगभग 0 टैक्स तक कैसे पहुंचाना है। तो भैया पहले 2.5 लाख पे तो आपको टैक्स देना ही नहीं है, कुछ भी टैक्स नहीं देना। उसके बाद 50,000 का आपको मिल जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी ये अज्यूम कर लिया जाता है कि वो जरूरी खर्चों में आपका पैसा खर्च हो गया तो उस पर आप टैक्स नहीं दोगे। कितना हो गया? 3 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। उसके बाद 1.5 लाख की लिमिट है 80C की, यानी उस पैसे को अगर आप 1.5 लाख रुपए को पीएफ में डालते हो, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में डालते हो, बहुत सारे उसमें टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स की लिस्ट है, इंस्ट्रूमेंट्स की, कई सारी टैक्स सेविंग एफडीज होती है, वहां डालते हो उस 1.5 लाख रुपए को, तो उस 1.5 लाख रुपए पे भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। अब हम पहुंच गए 4.5 लाख रुपए तक जिसपे आपको कोई टैक्स नहीं देना। इसके बाद आता है एनपीएस। अगर आप साल का 50,000 रुपए एनपीएस में डालते हो, आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना। 5 लाख की इनकम 0 टैक्स। बहुत सारे ऑप्शन है, आप एटीसी की लिस्ट खोलोगे ना, अब आपकी स्क्रीन पे लिस्ट होगी, बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें मेरा फेवरेट है ईएलएसएस या टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड। पीएफ भी अच्छा ऑप्शन है, टैक्स सेविंग एफडीज भी है, बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स ही हैं। तो अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए और आपको टैक्स बचाना है, प्लीज टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाओ, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां आप टैक्स पूरा बचा रहे हो और टैक्स बचाने के लिए ना आप रिटर्न्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, तो बिना कॉम्प्रोमाइज के रिटर्न्स मिल रहे हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद हम आते हैं मेडिकल इंश्योरेंस पे। आप 25,000 तक का अगर मेडिक्लेम लेते हो और आपका परिवार, आपके पेरेंट्स, सिर्फ पेरेंट्स 50,000 तक का मेडिक्लेम लेते हैं, यानी 75,000 रुपए का अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो, उस पे भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। और अब हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो रही है तो एक ना इंटरेस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मुझे मिली है, रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी पॉलिसी। इसके ना 3 यूनिक फीचर है। जैसे पहला है मोर कवर। इसमें ना अगर आप 5 करोड़ का सम इंश्योर्ड लेते हो तो 1.5 करोड़ का एडिशनल सम इंश्योर्ड आपको रिलायंस की तरफ से मिल जाता है। इसके अलावा मोर टाइम। अब ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 12 महीनों की होती है, लेकिन ये पॉलिसी ना आपको 13 महीनों के लिए मिल रही है, तो एक तरीके से 1 महीने का एक्स्ट्रा कवरेज आपको मिल रहा है। और तीसरा है मोर ग्लोबल। तो अगर आप विदेशों में भी जा रहे हो ट्रीटमेंट के लिए, प्लान्ड हो या अनप्लान्ड कोई इमरजेंसी हो, तो वो भी कवर होता है। इसके अलावा रिलायंस ने ना इंडस्ट्री में पहली बार 7.5% तक का डिस्काउंट ये लेके आए हैं पॉलिसी प्रीमियम में, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो अच्छे क्रेडिट स्कोर वालों 7.5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और भी बहुत सारे ऑफर्स हैं, आपको इस पॉलिसी का लिंक ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक बड़े डिडक्शन की तरफ जाते हैं, हाउस रेंट अलाउंस। अब देखो, जो आपका सीटीसी है ना, जो आपका टोटल पैकेज है सैलरी का, उसको कॉस्ट टू कंपनी जो है ना, उसका रफली टैक्स बेनिफिट के लिए किया जाता है 50% बेसिक सैलरी होता है, क्योंकि उससे कम बेसिक सैलरी रखना अलाउड नहीं है, इलीगल है। तो मिनिमम 50% तो बेसिक सैलरी होता है। अब 50% बेसिक सैलरी क्यों है? ताकि आप उस पर टैक्स डिडक्शंस ना ले सको, उस पर टैक्स डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है। जो आपकी सीटीसी का बाकी 50% कंपोनेंट है ना, उसको क्या लिखा जाता है, उसके बेसिस पे बहुत सारे टैक्स डिडक्शंस अवेलेबल हैं। जैसे एक है हाउस रेंट अलाउंस, वो पैसा जो आपको कंपनी देती है घर का किराया देने के लिए। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, अब हाउस रेंट अलाउंस ना बहुत अच्छा खासा कंपोनेंट हो सकता है, आपके सीटीसी का 20%, 30%, 25% भी ये कंपोनेंट हो सकता है। यानी सोचो, अगर 20% भी है या उससे कम भी है, 12 लाख के पैकेज में आपका 2 लाख अगर एचआरए का कंपोनेंट है,
तो आपको 2 लाख पे कोई टैक्स ही नहीं देना, सीधा सीधा आपकी इनकम 2 लाख कम हो गई। तो अभी तक हम पहुंचे थे 5,75,000 पे। अगर मैं अज्यूम करूं कि 2 लाख आपको HRA मिलता है कंपनी की तरफ से, तो उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना। हम 7.25 लाख पे पहुंच गए, आपको कोई टैक्स नहीं देना। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, आप इसको खर्च उस चीज में कर रहे हो कि नहीं। तो इसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन होता है, मैं अगर अपने भी घर पे रहता हूं ना, तो मैं अपने पेरेंट्स को रेंट देना शुरू कर दूं और मुझे HRA का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ये अलाउड है। आप घर वालों को, मेरे पापा लेते हैं मेरे से पैसा, नहीं करते मेरे से प्यार, तो ये अलाउड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। अगर आप खुद की पढ़ाई के लिए कोई लोन लेते हो, उसका इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो ना, उसको आपकी इनकम का हिस्सा नहीं माना जाएगा, टैक्सेबल इनकम का, तो उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना। इसकी लिमिट है 40,000 की, तो उससे ज्यादा इंटरेस्ट मत दे देना। यानी सरकार कह रही है कि पढ़ाई करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 5 सितारा यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ो और सरकार को टैक्स ना दो। सही भी है, लेकिन पढ़ाई करते रहिए, टैक्स बचाते रहिए। तो जितना आप पढ़ोगे सरकार उतना आपका टैक्स माफ करेगी। अच्छी स्कीम है, फायदा उठाइए। इसके अलावा एक है लीव ट्रैवल अलाउंस। अब ये आपकी ना CTC में मेंशन्ड होना चाहिए। तो अगर ये मेंशन्ड है, नहीं मेंशन्ड है तो HR से बात करो यार, टैक्स सेविंग है, कंपनी का क्या जा रहा है, अच्छा टैक्स फ्रेंडली स्ट्रक्चर करे। लेकिन अगर मेंशन्ड है, आप 4 साल में 2 बार खुद और खुद के परिवार के साथ घूमने जा सकते हो। तो जो आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं, एयर ट्रैवल के, ट्रेन ट्रैवल के, वो उसमें जो एक्सपेंस हुआ है उस पे भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये क्लॉज है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, आपकी CTC आपकी सैलरी पे डिपेंडेंट है, लेकिन ये भी आपकी CTC का कंपोनेंट होना चाहिए और इस पे भी आपको डिडक्शंस मिलेंगे। इसके बाद हमने एक बार तो NPS डिस्कस किया, आप 50,000 रुपए डालोगे तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना। लेकिन NPS में एक और तरीके का बेनिफिट है, अलग अलग सेक्शंस में है ये, तो 2 तरह के बेनिफिट हैं। आपकी सैलरी का अगर आप 10% तक का जो कंट्रीब्यूशन करते हो NPS में, उस पे भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, उस पे भी आपको टैक्स नहीं देना। तो मैंने जो आपको ये सारी कैटेगरीज बताई हैं, ये सिंप्लीफाई करके बताई हैं, और मैंने बहुत छोटी कैटेगरीज, जैसे बच्चों की पढ़ाई पे जो खर्चा है वो कैप्ड है साल का 2,400 रुपए तक, तो उस पर मैं डिटेल पे नहीं गया हूं। अगर हम ये सारी चीज़ों को ऐड करेंगे तो रफली 11.5-12 लाख रुपए की CTC पे भी आपको ऑलमोस्ट 0 टैक्स देना पड़ेगा। अब आपके स्क्रीन पे ना स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस भी हैं, वीडियो को पॉज करिए, आराम से इन कैलकुलेशंस को देखिए, क्योंकि ना इनमें ऑर्डर भी होता है। एग्जेम्पशन पहले आएगा कि डिडक्शन पहले आएगा कि रिबेट पहले आएगा। मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको ये ऑर्डर से नहीं समझाया है, लेकिन ये ऑर्डर भी होता है। तो आपके स्क्रीन में कैलकुलेशंस हैं, वीडियो को पॉज करके ज़रूर देख लीजिएगा। टैक्स प्लानिंग तो हो गई, अब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का क्या? जल्दी से रेसिपी पे आइए, अपने गोल्स डालिए और 2 मिनट में आपका पर्सनलाइज्ड फ्री फाइनेंशियल प्लान लेके जाइए। आपको कहाँ, कितना, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके गोल्स, आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से रेसिपी आपको 2 मिनट में बना के देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 20-20, 30-30 हज़ार रुपए एक फाइनेंशियल प्लान के लिए देने से बचिए। सिर्फ टैक्स नहीं बचाना है, फिजूल खर्ची भी बचाना है, और वो बचाने में फिनोलॉजी रेसिपी आपकी हेल्प करेगा। आप एडवाइजर को हज़ारों रुपए देने वाली फीस भी बचाओगे और अच्छे रिटर्न्स भी ला सकते हो। परफेक्ट बैलेंस। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। रेसिपी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।